अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाय गाइस, आई एम ज़ारा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा खान ऑफिशियल। नॉवेल जन्नत की पत्ती बाय निम्रा अहमद, एपिसोड नंबर 25। तकसीम स्क्वायर का मुजस्मा ज़ादी बहार के फूलों की खुशबू में बसा हुआ था। सुबह का वक्त था और मुजस्मे के गिर्द दायरे में घास पे सुर्ख ट्यूब्स खुले थे। फिजा में ताज़ा पके फूलों की रसीली महक थी। वो दोनों इसी ठंडक मीठी हवा में साथ साथ चलती इस्तकलाल स्ट्रीट की तरफ बढ़ रही थी। दोनों ने सियाह कोट पहन रखे थे और बाजू में बाजू डाल रखा था। वो इतनी दफ़ा इस्तकलाल स्ट्रीट आ चुकी थी कि बहुत सी दुकानें तो इन्हें हिफ्ज़ हो चुकी थी। इसके बावजूद वो आज तक इस तवील तरीन गली के इख्तिताम तक नहीं पहुंच सकी थी। इनके तमाम दोस्त और रूम फेलोज़ कल ही अपने टूर्स पे निकल चुके थे। इन्होंने आज सारा दिन इस्तकलाल स्ट्रीट में शॉपिंग करके कल सुबह की बस से कैपाडोसिया जाना था। आज वो खूब भाव ताव करके शॉपिंग करने का प्रोग्राम बनाकर आई थी। 7 दिन 7 शहर, कितना मज़ा आएगा ना। डीजे ने खूबसूरत तुर्की को देखते आंखें बंद करके खोली। मज़ा तो छोटा लफ्ज़ है डीजे, मुझे तो खुद पे रश्क आने लगा है। क्या ज़िंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है। वो दोनों इस्तकलाल स्ट्रीट में दाखिल हो गई थी। वहाँ हमेशा की तरह रश था। दोनों इतराफ़ में बने रेस्टोरेंट्स और दुकानों की रौनक उरूज पे थी। तुर्की का नक्शा हमारे पास है। हम रोज़ एक शहर जाएंगे, एक रात इधर क़याम करेंगे और फिर वहाँ से करीबी शहर की बस पकड़कर आगे चले जाएंगे। यूँ 7 दिनों में हमारे 7 शहर हो जाएंगे और कैपाडोसिया में हॉट एयर बैलून की फ़्लाइट भी लेगी। कितना मज़ा आएगा ना हया, जब हम बैलून की टोकरी में बैठे ऊपर फ़िज़ा में तैर रहे होंगे और पूरा तुर्की हमारे कदमों तले होगा। वो दोनों बहुत खुश जज्बे से मंसूबे बनाते हुए आगे बढ़ रही थी। एक तरफ बर्गर किंग का बोर्ड जगमगा रहा था। डीजे ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। सुनो हया, जहान को भी चलने को कहते हैं, इसका तो नाम भी मत लो। वो सामने देखते हुए आगे चलती गई। अभी वो इसके रेस्टोरेंट की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। यार माफ़ कर दो ना, वो किसी और बात पर अपसेट होगा, मगर मैं इसी बात पर अपसेट हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है इससे मिलने की। वो इसे बाजू से खींचकर आगे ले गई। मेरा माइग्रेन सारा ट्रिप ख़राब कर देगा। टैबलेट ली थी मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डीजे को फिर से सर में दर्द होने लगा था। और मेरा ट्रिप मेरा गैर रजिस्टर्ड फ़ोन ख़राब कर देगा। इसने कोट की जेब से हाले का भद्दा सा तुर्क फ़ोन निकाल कर मायूसी से इसे देखा। इसकी बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती थी। वहाँ दूसरे शहरों में पता नहीं क्या हालात हो। मैं अपने पाकिस्तानी फ़ोन को रजिस्टर करवा लेती हूँ। ठीक है, मगर पहले जूते देख ले। वो दोनों शू स्टोर का दरवाज़ा धकेलते हुए अंदर दाखिल हुई। वो दरवाज़ा भारी था, मुश्किल से खुला। हया दरवाजे को देखते हुए आगे बढ़ गई। अजीब बात थी कि जिस अगली दुकान पर वो गई, इसका दरवाज़ा भी ज़ोर लगाकर ढकेलने पर पीछे हट हुआ। आज इस्तकलाल जदेसी के दरवाज़ों को क्या हुआ है, डीजे भी महसूस करके हैरत से बोली। एविया की दुकान इस्तकलाल स्ट्रीट में ज़रा आगे जाकर मिली। वो दोनों इकट्ठी चौखट पर आई और लाशऊरी तौर पर एकदम बहुत ज़ोर से दरवाजे को धकेल दिया। वो गिलास दूर बेहद बारीक और नाजुक शीशे का बना हुआ था। वो गोया उड़ता हुआ जाकर मुखालिफ सिमत में खड़े स्टैंड से टकराया और ज़ोरदार चनाके की आवाज़ आई। लोहे के स्टैंड की कोई हिक निकल गई थी। इसकी ज़रब ज़ोर से लगी और दरवाजे के ऊपरी हिस्से से शीशे के टुकड़े छन छन करते फर्श पर आ गिरे। वो दोनों एकदम साख सी आधे टूटे दरवाजे को देख रही थी। काउंटर के निचले दरवाजे से कुछ निकालते सेल्समैन ने चौंक कर सर ऊंचा किया। टूटे दरवाजे को देखकर इसका मुंह पूरा खुल गया। वो हक्का बक्का सा उठ खड़ा हुआ।
कापिए कर दी। इसने उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। डीजे का सख्ता पहले टूटा। वो हया की तरफ खिसकी और हौले से सरगोशी की। हया, इसने हमें दरवाज़ा तोड़ते नहीं देखा, बस ठीक है, हम मुकर जाते हैं। वो गला खंगालते खुद को नॉर्मल करते आगे बढ़ी और अपना पाकिस्तानी फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाया। फ़ोन रजिस्टर करवाना है। कापिए कर दी मैडम। वो फ़ोन को देखे बिना अभी तक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए पूछ रहा था। मुझे फ़ोन रजिस्टर करवाना है। डीजे क्या बक रहा है? वो खौफ से डीजे की तरफ लपकी। इसे गालबन इंग्लिश नहीं आती थी और ये दरवाजे का पूछ रहा था। देखो भाई, वो आगे आई और काउंटर पर कहनी रखे बड़े एतमाद से बोली, हमने कोई दरवाज़ा नहीं तोड़ा और हमने तो तुम्हारा दरवाज़ा देखा ही नहीं था। बिल्कुल, हमने तो कभी ज़िंदगी में दरवाजे नहीं देखे। हमारे घरों में दरवाजे होते ही नहीं हैं, लोग खिड़कियों से अंदर फलांगते हैं। मगर इनकी कोई बात इसकी समझ में नहीं आ रही थी। वो अब सदमे और दुख से सीने पर हाथ मारते दरवाजे को देखते हुए अल्लाह अल्लाह कहने लगा। तुर्क शदीद गम में यही करते थे। अच्छा, मेरा फ़ोन तो रजिस्टर कर दो। लड़का चंद लम्हे गमगीन व कीना निगाहों से इसे देखता रहा, फिर हाथ आगे बढ़ाया। पासपोर्ट। इन दोनों ने एक दूसरे को ज़रा तशवीश से देखा। ये पासपोर्ट सिर्फ फ़ोन के लिए मांग रहा है? नहीं, ये हमें अंदर करवाएगा। डीजे से पासपोर्ट नहीं देना, वरना इसने इतना बड़ा जुर्माना करवाना है कि हमारा ट्रिप कैंसिल हो जाएगा। पासपोर्ट नहीं है हमारे पास। डीजे ने ज़ोर से हाथ हिलाकर कहा। वो हया से कुछ कदम पीछे थी। पासपोर्ट? इसने बाजू बढ़ाए, फिर से पासपोर्ट मांगा। कहा ना नहीं है हमारे पास पासपोर्ट। हया झिंझलाते हुए अंदाज में कह रही थी, पासपोर्ट के बगैर रजिस्टर नहीं कर सकते। देखो, हम तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे। एम्बुलेंस एम्बुलेंस, वो अपनी धुन में कहे जा रही थी जब लड़का एकदम घबराकर चिल्ला उठा। इसने नासमझी से इसे देखा, फिर इसकी निगाहों से ताक़ुब में गर्दन मोड़ी। हया पीछे खड़ी डीजे दोनों हाथों में सर थामे औंधी गिरती जा रही थी। इसकी आंखें बंद हो रही थी और वो तकलीफ़ की शिद्दत से दबे दबे अंदाज में चिल्ला रही थी। लड़का भागकर काउंटर के पीछे से निकला। डीजे, वो जज्बाती अंदाज में चीखते हुए इसकी तरफ लपकी। इसकी ऐनक फिसल कर फर्श पर जा गिरी। तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ते लड़के का जोगर इस पे आया। कर्ज की आवाज़ आई और एक शीशा दो हिस्सों में बढ़ गया। डीजे, वो इस पर झुकी दीवाना वार इसे पुकार रही थी। डीजे की आंखें बंद हो रही थी। सारी दुनिया अंधेरे में डूब रही थी। अस्पताल का वो काउंटर वीरान था। संगमरमर का फर्श किसी मुर्दे की तरह सफ़ेद था। सफ़ेद, बेजान, ठंडा। वो बिल्कुल सीधी बैठी थी, साख चामत सी में किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाहें मरकज़ किए। इसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिर रहे थे। जब से डीजे ऑपरेशन थिएटर में थी, वो यूं ही इधर बैठी थी। ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने कुछ बताया था। खतीजा के ब्रेन में बैरी एन्यूरिज्म थी, एक फूली हुई एन्यूरिज्म जो फट गई थी। वो ब्रेन हैमरेज हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि बैरी एन्यूरिज्म फटने वाले मरीजों में से 80 से 90 की मौत वाक़ई हो जाती। कम से कम 10 उम्मीद थी और वो इसी 10 उम्मीद को थामे बैठी थी। इसका जहन बिल्कुल मफलूस हो चुका था, जैसे भारी सिल से सर को कुचल दिया हो। फिर भी इसने कहीं से हिम्मत करके डीजे के घर वालों को फ़ोन कर दिया था। इसके बाप, भाइयों की परेशानी, माँ के आंसू, वो कुछ नहीं समझ पा रही थी। इसके अब्बू तुर्की आने की कोशिश कर रहे थे और इसका भाई जो फ्रांस में मुकीम था, वो भी रात तक पहुंच जाएगा। बस इसकी समझ में यही बात आई थी कि बार बार कोई ना कोई इसे फ़ोन करता और वो हर बात के जवाब में भीगी आवाज़ से इतना ही कह पाती, मुझे नहीं पता, डॉक्टर बाहर नहीं आए। अब वो यूं ही निढाल सी बैठी हुई थी, आंसू लड़ियों की तरह
गिरते जा रहे थे। 10% की उम्मीद। इसने गोद में रखे मोबाइल को देखा और कपकपाते हाथों से उठाकर पैगाम लिखने लगी। मैं तकसीम फर्स्ट एड हॉस्पिटल में हूँ। डीजे को ब्रेन हैमरेज हुआ है, तुम फ़ौरन आ जाओ। और जहान को भेज दिया। इनके दरमियान अगर कोई तलखी थी भी तो इसे याद नहीं थी। अगर याद थी भी तो सिर्फ और सिर्फ खतीजा। अजान का वक्त हुआ तो वो उठी और वज़ू करके वापस इधर आई। कोट इसने वहीं छोड़ दिया था और अब नीली कमीज़ के आसीने गीली बाजुओं से नीचे कर रही थी। चेहरा, हाथ और माथे से बाल गीले थे। क्या ज़िंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है। चंद रोज़ कबल की 2 लड़कियों की गुफ्तगू इससे याद आई। वो सलाम फेरकर तशद्दुद की हालत में बैठी थी। इसका चेहरा मुकम्मल तौर पर भीगा हुआ था और ये वज़ू का पानी नहीं था। वो दोनों हथेलियाँ मिलाए इन्हें दबाकर आंखों से देख रही थी। मेरे अल्लाह, वो बेआवाज़ रो रही थी। आपको पता है, डीजे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सबसे अच्छी दोस्त। सारा, इरम, इन सबसे अच्छी दोस्त। इसे हमसे मत छीने। इसके अम्मा अब्बा, वो बूढ़े हैं, वो मर जाएंगे। आप हमें इसे मत आजमाएं। आप हमें डीजे वापस कर दें। मेरी 10% की उम्मीद को हारने मत देना। वो हथेलियों पे चेहरा झुकाए होले होले रो रही थी। शैफून का नीला दुपट्टा सर से फिसल कर गर्दन के कुछ तक जा गिरा था। वो बहुत ही अकेली हूँ, मैं बहुत अकेली हूँ। मेरे पास अभी कोई नहीं है सिवाय आपके। मेरे पास बजाने के लिए कोई घंटी नहीं है, खटखटाने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं है, हिलाने के लिए कोई जंजीर नहीं है। मेरी पहली उम्मीद भी आप है, आखिरी भी आप है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरी मदद कोई नहीं कर सकेगा। अगर आपने छीन लिया तो कोई दे नहीं सकेगा, और अगर आप दे देंगे तो कोई रोक नहीं सकेगा। आप हमें डीजे वापस कर दें। आप हमें डीजे की ज़िंदगी वापस कर दें। आप डीजे को ठीक कर दें। इसके दिल पर गिरता हर आंसू अंदर ही अंदर दाग लगा रहा था, जलता सलचता दाग। इसका दिल हर पल जख्मी होता जा रहा था। अल्लाह ताला, मेरे पास कोई नहीं है जिससे मांग सकूं, और आपके अलावा कोई नहीं है जो मुझे कुछ दे सके। मेरी एक दुआ मान ले। मैं ज़िंदगी भर कुछ नहीं मांगूंगी, कोई ख्वाहिश नहीं करूँगी। आप हमें डीजे की ज़िंदगी वापस लौटा दें। मैं हर वो काम करूँगी जो आपको राज़ी करे, वो राज़ी और राज़ी रखे। मैं आपको कभी नाराज़ नहीं करूँगी। आप डीजे को ठीक कर दे प्लीज़। वो हाथों में सर छुपाकर फूट फूट कर रो रही थी। वो ज़िंदगी में कभी इतनी अकेली नहीं हुई थी जितनी आज थी। वो कभी इतनी बेबस, इतनी लाचार भी नहीं थी जितनी इस वक्त थी। कितने घंटे गुजरे, कितनी घड़ियाँ, मिन्नतें, इसे कुछ याद नहीं। बस अंधेरा छा रहा था जब इसने जहान को तेज़ तेज़ कदमों से चलते अपनी तरफ आते देखा। वो खड़ी भी नहीं हुई, बस बेंच पे बैठी गर्दन उठाई से देखी गई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब कैसी है वो? हुआ क्या था? वो फूली फूली सांसों के दरमियान कहते हुए इसके साथ बैठा। वो इतना ही परेशान था जितनी वो। बैरी एन्यूरिज्म फट गया है, जिसके नतीजे में इसे ब्रेन हैमरेज। इसे खुद जो समझ में आया था वो बताने लगी। बताकर वो फिर से दोनों हाथों में सर दिए रोने लगी। वो ठीक हो जाएगी, तुम इसे मत रो। तुमने कुछ खाया है? तुम मुझे ठीक नहीं लग रही, मैं कुछ लाता हूँ। फिर वो रुका नहीं, तेज़ी से उठकर चला गया। जब वापस आया तो इसके हाथ में सैंडविच का पैकेट और जूस की बोतल थी। कुछ खा लो। इसे सैंडविच निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाया। मुझसे नहीं खाया जाएगा। वो नफ़ा में सर हिलाने लगी। इसी पल ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे खुले। वो तड़प कर उठी। मैं देखता हूँ, इसे वहीं रुकने का कहकर वो आगे गया और बाहर आने वाले सर्जन से तुर्क में बात करने लगा। वो बेकरारी से खड़ी इन दोनों को बातें करते देखी गई। ओके ओके। वो सर हिलाकर बात ख़त्म करके वापस आया। क्या कह रहा था? डॉक्टर कैसी है डीजे? वो आराम से है, अभी इसे शिफ्ट कर देंगे। मगर तुम ठीक नहीं हो। इधर बैठो। इसे वापस बेंच पर बिठाकर इसने सैंडविच इसकी तरफ बढ़ाया। ये खाओ। ओ जहान, वो ठीक है, मेरी दुआ कबूल हो गई। इसने निढाल से अंदाज में सर दीवार से टिका लिया।
कुछ खा लो हया, इसके इसरार पर इसने बामुश्किल आधा सैंडविच खाया और थोड़ा सा जूस पीकर बोतल परे हटा दी। जहान, मेरी दुआ रद्द नहीं हुई। मैंने इतनी दुआ की थी। ये कैसे हो सकता था कि कोई इतनी दुआ करे और वो पूरी ना हो। वो खोए खोए अंदाज में दूर खिलाओं में देखते हुए कह रही थी, हया थोड़ा सा और खा लो वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं, तुम्हें पता है मैंने कभी इतने दिल से दुआ नहीं मांगी जितनी आज मांगी थी। फिर ये कैसे होता कि पूरी ना होती। इसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वो खामोशी से इसे देखे गया। अब वो मज़ीद कुछ नहीं खाएगी, इसे अंदाज़ा हो चुका था। वो आप सामने दीवार को देखते हुए बहते आंसुओं के दरमियान कह रही थी, तुम्हें पता है इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार नहीं मान ले। और मैंने आज उम्मीद नहीं हारी थी जहान, मगर बाज़ दफ़ा किस्मत हरा देती है। वो जब धीरे से बोला तो वो चौंकी। जहान इसे ऐसे ही देख रहा था। एकदम इसका दिल डूब कर आ भरा। जहान, हया डीजे की डेथ हो गई है। सन्नाटा एकदम से टूटा। पीछे कहीं किसी स्ट्रेचर्स के पहियों के चलने की आवाज़ें आ रही थी। वो बिना पलक झपके जहान को देख रही थी। हाथ में पकड़ी टूटी ऐनक पर इसकी गिरफ्त सख्त हो गई थी। पसीने में भीगी हथेली से ऐनक के शीशे पर धुंध छाती जा रही थी, ठंडी गीली धुंध। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।